कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। विधानसभा चुनावों में वो और उनकी पार्टी दोनों ही हार गए। हाथ से सत्ता निकली और उसके बाद सिद्धू के हाथ से प्रदेश प्रधान की कुर्सी भी चली गई। पार्टी में सिद्धू अलग थलग पड़ चुके हैं और कांग्रेस के अंदर से ही सिद्धू पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। पार्टी ने तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जरूर उन पर कार्रवाई कर दी, जिसके बाद सिद्धू को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो किस मामले में फंस गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू, देखते हैं ये रिपोर्ट। आज सुबह नवजोत सिंह सिद्धू बढ़ती महंगाई के खिलाफ पटियाला में प्रदर्शन कर रहे थे। पंजाब पुलिस के जवान सिद्धू को रोकने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन दोपहर को अचानक ही नवजोत सिंह सिद्धू गायब हो गए। अब पंजाब पुलिस उन्हें ढूंढने में लगी है, लेकिन पंजाब पुलिस सिद्धू को प्रदर्शन के मामले में नहीं ढूंढ रही, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के चलते सिद्धू की गिरफ्तारी की तैयारी हो चुकी है। सिद्धू को या तो सरेंडर करना होगा या फिर पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। और ये सब हो रहा है 34 साल पुराने मामले को लेकर। मामला एक बुजुर्ग की जान लेने का है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था, लेकिन पीड़ित पक्ष की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी है। पंजाब सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होगा, यानी सिद्धू को जेल भेजा जाएगा। दरअसल जिस मामले में सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने सजा सुनाई है वो 1988 का है। पटियाला में पार्किंग को लेकर 65 साल के गुरनाम सिंह से उनका विवाद हो गया था। कहा जाता है कि इस दौरान सिद्धू ने गुरनाम को एक मुक्का मार दिया था, जिससे गुरनाम जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी जान जा चुकी थी। सिद्धू पर गैर इरादतन जान लेने का मामला दर्ज किया गया था। सेशन कोर्ट ने सबूतों के अभाव में 1999 में सिद्धू को बरी कर दिया था। पीड़ित पक्ष ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 2006 में हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को पलट दिया और सिद्धू को दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। इस बार सिद्धू ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 16 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने सिद्धू को बड़ी राहत दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका लगाई तो उसके बाद आज कोर्ट ने फैसला बदलते हुए सिद्धू को 1 साल की सजा सुना दी। ज्ञानवापी विवाद पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है, लेकिन अभी तक इस विवाद का कोई हल नहीं निकल सका है और ये मामला दिन पर दिन पेचीदा होता जा रहा है। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक दलों के बयान भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर सरकार को घेरा है। तो क्या कहा है अखिलेश ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। ज्ञानवापी विवाद ने उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल को तेज कर दिया है। हर दिन इस विवाद में नया मोड़ आ रहा है, लेकिन वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ इस मामले में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के बयान आने के सियासी मायने खोजे जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस विवाद के तूल पकड़ने के बाद नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का बयान आया, जिस पर बवाल भी मच गया। दरअसल इस विवाद पर अखिलेश की तरफ से लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उसे मुस्लिम समुदाय को साधने की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी अपने बयानों के जरिए पार्टी मुस्लिमों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर रही है। दरअसल विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरह से सपा के अंदर ही अखिलेश यादव पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगाए जा रहे थे, आजम खान के मीडिया प्रभारी से लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान वर्ग तक ने अखिलेश के खिलाफ तीखे बयान दिए। खुद आजम खान के बेटे ने बिना नाम लिए अखिलेश के प्रति नाराजगी जाहिर की थी, जिसके बाद कयास तो ये भी थे कि अब मुस्लिमों का अखिलेश से मोह भंग हो गया है। लेकिन अब अखिलेश उसी नाराजगी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके ज्ञानवापी विवाद पर लगातार आ रही तीखी प्रतिक्रिया इसी तरफ इशारा कर रही है। दरअसल बीते दिन अखिलेश ने कहा कि कहीं भी पीपल पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन गया। हालांकि अखिलेश के इस बयान से सियासत गर्मा गई, लेकिन इस बयान पर बवाल होने के बाद भी अखिलेश नहीं रुके। उन्होंने एक और बयान दिया। उन्होंने कहा, अयोध्या से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई। बीजेपी कुछ भी कर सकती है और कुछ भी करा सकती है। अपने इस बयान के जरिए मुस्लिमों को साधते हुए अखिलेश ने ज्ञानवापी विवाद की तुलना अयोध्या के बाबरी मस्जिद विवाद से कर डाली है। यानी साफ है, अपने बयानों से अब अखिलेश नाराज मुस्लिमों को मनाने में जुट गए हैं। यूपी के आजमगढ़ में अचानक से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 5 दिन में आजमगढ़ के 2 दौरे कर लिए हैं। अखिलेश के इन दौरों को आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, तो वहीं आजमगढ़ को लेकर बीएसपी और बीजेपी भी एक्शन में है। तो क्या है इस बार आजमगढ़ के नए राजनीतिक समीकरण, देखते हैं ये रिपोर्ट।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई आजमगढ़ लोकसभा सीट पर आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अभी से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं और शायद इसलिए वो लगातार आजमगढ़ का दौरा कर रहे हैं। अखिलेश 5 दिन के अंदर आजमगढ़ के 2 चक्कर लगा चुके हैं। सपा की ओर से पहले ही ये संकेत मिल रहे हैं कि आजमगढ़ से डिंपल यादव सपा की उम्मीदवार हो सकती हैं। इसलिए अखिलेश यादव डिंपल के लिए जमीन तैयार करने में अभी से जुट चुके हैं। इस बीच मायावती भी एक्शन में आ चुकी हैं। मायावती मुस्लिम और दलित समीकरणों के सहारे अपनी नैया को पार लगाने की फिराक में हैं। राजनीति के जानकारों की माने तो मायावती 20% मुस्लिम आबादी और 20% दलित आबादी के वोटों के भरोसे आजमगढ़ में सपा को मात देने का इरादा रखती हैं। मायावती ने आजमगढ़ जिले की मुबारकपुर सीट से पूर्व विधायक गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जिससे साफ है कि बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। तो वहीं बीजेपी आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को मैदान में उतार सकती है। ऐसे में इस बार आजमगढ़ में मुकाबला काफी दिलचस्प और टफ होने वाला है। वैसे आजमगढ़ को सपा का मजबूत किला माना जाता है। 2022 विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर सपा ने कब्जा किया था। आपको बता दें कि आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर इससे पहले सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ही सांसद थे। हालांकि करहल विधानसभा सीट से जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने आजमगढ़ की सांसदी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही ये अटकलें लग रही हैं कि सपा सुप्रीमो अपनी पत्नी डिंपल यादव को यहां से उम्मीदवार बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह देश में मुसलमानों के खिलाफ एक मुहिम चल रही है और उस पर अखिलेश की खामोशी सपा को भारी पड़ सकती है। हार्दिक पटेल के सियासी भविष्य को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं। आज जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो लगा था कि वो बीजेपी में शामिल होने का ऐलान करेंगे, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिससे बीजेपी को जोरदार झटका लगा है। यहां तक कि उसके अरमान पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासत में उथल-पुथल मची हुई है। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के कांग्रेस को छोड़ने के बाद बीजेपी सपने देख रही थी कि वो उनके कमल को थामेंगे। यहाँ तक कि पार्टी नेताओं ने तो पटेल के लिए हार्दिक स्वागत के पोस्टर भी लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन आज उन्होंने बड़ा बयान देकर बीजेपी को जोरदार झटका दिया है। त्यागपत्र देने के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी में शामिल होने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। अभी मैं किसी दल के साथ नहीं जाऊंगा। कहां जाना है, कब जाना है, इस पर मैं सोच समझकर ही कोई फैसला लूंगा। इसी के साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी तीखे तीर छोड़े। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है। यहाँ कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सिर्फ पेपर पर दी जाती है। मैं 2 साल तक गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा, लेकिन मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। राहुल गांधी जब भी गुजरात आते हैं वे राज्य के एक भी मुद्दे पर बात नहीं करते। राहुल गांधी जब यहाँ आते हैं तब कांग्रेस के नेता ये चर्चा करते हैं कि कौन सा चिकन सैंडविच देना है या कौन सी डाइट कोक देनी है। बस इसकी चर्चा होती है। कांग्रेस में जातिवादी राजनीति के अलावा कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि राजनीति में अभी कोई भी पार्टी जनता का साथ नहीं देती है। लोग गुहार लगाकर थक जाते हैं, बावजूद इसके उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। इसीलिए मैंने अभी किसी भी दल के साथ नहीं जाने का फैसला लिया है। भले ही हार्दिक पटेल ने अपने बयान में बीजेपी का नाम ना लिया हो, लेकिन उनका ये बयान सत्तारूढ़ पार्टी की परेशानी को